प्रिय साथियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, इसका 2 क्लास हो चुका है और आज जो होने वाला है ये तीसरा और अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर पहले चैप्टर पढ़ाई जाती है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है। मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह से नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर नहीं करते, मेरा मोटिवेशन डाउन होता है। आप लोग शेयर करेंगे, आप लोग लाइक करेंगे, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी जाकर के मैं मोटिवेट होऊँगा और फिर जाकर के मैं आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जो मैं कंटेंट दूँ वो पूरा ऑथेंटिक हो और बहुत बेहतर कंटेंट हो। पहला बुक है हमारा, आपको पता है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसका छठा चैप्टर चल रहा है और 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने एक पोल करवाया था अपने यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने पूछा था कि जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, या फिर कई बच्चे जो हैं, मैंने तीसरा ऑप्शन दिया था कि रिवीजन करने वाले हैं, चौथा ऑप्शन दिया था कि अब जो है जो क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बहुत कम बच्चों ने उस पोल को अटेंड किया है, तो जाइए पहले पोल अटेंड कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन में मतलब ये मिल जाएगा कि आपको पोस्ट मिल जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन आंसर का क्यूज मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन आंसर का क्यूज होता है। इसलिए इसके साथ-साथ आपकी रिवीजन भी काफ़ी अच्छी होती रहेगी, तो इसलिए आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको पता है एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी चल रही है और आज जो है फ्राइडे है। फ्राइडे के अकॉर्डिंग जो आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। मैंने टेलीग्राम की बात की, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और साथ ही साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आ जाते हैं अपने क्लास पे कि पिछले क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो सेकंड क्लास हमारा हुआ था, बेसिकली वो डिपेंड था किस पे, कहाँ किस टॉपिक पे हम लोगों ने फ़ोकस किया था? परिवहन पे, संचार पे और सेवाओं पे हम लोगों ने फ़ोकस किया था और उससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इस 3 टॉपिक पे फ़ोकस किया था। तृतीय क्रियाकलाप एक्चुअल में होता क्या है? और व्यापार और वाणिज्य पे हम लोगों ने काफ़ी फ़ोकस किया था और मैंने आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की है, फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ाया है। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यटन क्या होता है? इन पर्यटन की विशेषताएँ क्या होती है? पर्यटन को वो कौन-कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? पर्यटन चिकित्सा क्या होता है? इसके अंतर्गत हम और एक और पढ़ेंगे कि पर्यटन विशेषता क्या होती है? पर्यटन को आकर्षित करने वाले कौन से कारक होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बाह्य स्रोतन क्या होता है, जिसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। अपतरण क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अंकीय विभाजन क्या होता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को भी टच करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आते हैं सबसे पहले अपना पहला टॉपिक पर्यटन। आपको ये तो याद होगा ना, चार्ट याद होगा ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए देगा, नहीं, डरिएगा मत। एग्ज़ाम में बनाने के लिए नहीं देगा, बट इतना ज़रूर पूछेगा कि जो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन जो आते हैं, उसमें से आपको 1 दे देगा कि निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन-कौन आता है? तृतीय क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है, चतुर्थ क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है और पंचम क्रियाकलाप यह भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। तो उसके अलावा जो भी क्रियाकलाप आपको देगा, प्राथमिक या द्वितीय क्रियाकलाप, वह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। उसके बाद पर्यटन, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पर्यटन क्या है? पर्यटन यानी कि घूमना, सिंपल सी बात है। हम, आप या लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं। यह किस उद्देश्य से जाते हैं? क्या पैसा कमाने जाते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग अगर दिल्ली जाएँगे, मुंबई जाएँगे घूमने के लिए, मनाली जाएँगे, शिमला जाएँगे, यहाँ जो घूमने के लिए जाएँगे, हिल स्टेशन पे जाएँगे, गोवा जाएँगे, बीच पे जाएँगे, क्या आप पैसा कमाने जाते हैं? नहीं ना। आप मनोरंजन के उद्देश्य से जाते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पर्यटन एक यात्रा है, जो व्यापार के बजाय प्रमोद यानी कि एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है? अपनी खुशी की पूर्ति के लिए, अपनी एन्जॉयमेंट के लिए हम लोग पर्यटन जाते हैं। जैसे कहीं आप पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना हो गया, समंदर में घूमना हो गया, उसके बाद जो बहुत-बहुत पुरातात्विक स्थल है, वहाँ पे घूमना। ठीक है?
जैसे बहुत पुरातात्विक स्थल, उसके बाद पर्यटन के लिए घूमने के लिए हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। हम आने वाले जो स्लाइड है उसमें हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग अपने-अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने-अपने रुचि के हिसाब से घूमने के लिए जाते हैं। अब हम कुछ वैसे चीज़ों को देखने वाले हैं जो पर्यटन की विशेषताओं को बताएगा। जो पर्यटन है दुनिया में, इसकी क्या विशेषताएँ हैं, ठीक है? तो जो तृतीयक क्षेत्र है या जो तृतीय क्रियाकलाप है, इसमें पर्यटन क्षेत्र का योगदान दुनिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। दुनिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान जो है ये पर्यटन क्षेत्र का है, इसलिए यह क्षेत्र तेज़ी से बूम कर रहा है, बहुत ही तेज़ी से। आपको याद होगा श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पिछले साल ही कोलैप्स कर गई थी, पिछले 2-3 साल में, यानी कि कोरोना के बाद। इसका रीज़न क्या है कि श्रीलंका का जो जो श्रीलंका में आय का जो स्रोत था, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो ज़्यादातर पर्यटन पे डिपेंड थी। विनिर्माण वहाँ पे नहीं हो रहा था और इसी वजह से जब कोरोना का समय आया, तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई, कोलैप्स कर गई। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा योगदान होगा श्रीलंका के जीडीपी में और सिर्फ श्रीलंका के जीडीपी में नहीं, बल्कि विश्व के जीडीपी में भी पर्यटन का बहुत ज़्यादा योगदान है। विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 40 प्रतिशत योगदान करता है यह क्षेत्र। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। विश्व में लगभग 25 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करवाता है। ठीक है? इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान होते हैं। कैसे? स्थानीय लोग गाइडर बन जाते हैं। कहीं आप जैसे ताजमहल घूमने के लिए जाएँगे, कहीं आप लाल किला घूमने के लिए जाएँगे, कहीं आप नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ गाइडर आपको मिलेंगे जो आपको बताएँगे, गाइड करेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पे थी, उसके महत्व के बारे में आपको बताएँगे। उसके अलावा आवास की सुविधा, आप जाएँगे तो वहाँ रहेंगे ना, 2-3 दिन के लिए जाते हैं तो वहाँ रहेंगे, तो वहाँ पे आवास की सुविधा उपलब्ध होती है। जो खास करके स्थानीय लोगों को रोज़गार में स्थानीय लोग उपलब्ध करवाते हैं। हालाँकि होटल भी रहता है, स्थानीय लोगों का भी रहता है। उसके अलावा जो भोजन करने की व्यवस्था होती है, इसके अलावा परिवहन का साधन होता है, ये सब स्थानीय लोग उपलब्ध करवाते हैं और जहाँ भी जो भी क्षेत्र पर्यटन के रूप में विकसित होता है, वहाँ पे लोगों को रोज़गार स्वतः ही मिल जाता है क्योंकि लोग घूमने जाएँगे, उनकी ज़रूरतें की जो भी चीज़ें होगी, वो वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हिस्से में विश्व के कुछ हिस्सों में जो पर्यटन होता है, ये मौसम पर निर्भर करता है। जो बहुत ठंडे प्रदेश में लोग रहते हैं, वो गर्म प्रदेश घूमना पसंद करते हैं। जैसे जो गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं, वो ठंडे प्रदेश में घूमना पसंद करते हैं। जैसे उत्तर भारत के लोग, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग गर्मी के मौसम में, दिल्ली के लोग गर्मी के मौसम में शिमला, कुल्लू मनाली, उत्तराखंड, उसके बाद जम्मू कश्मीर, इस एरिया में घूमना पसंद करते हैं। ठीक है? और वहीं जो उस साइड के लोग हैं, यह जाते हैं दक्षिण में जैसे कह सकते हैं जैसे महाराष्ट्र, मुंबई गए, गोवा गए, केरल गए, तमिलनाडु गए, यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया और कहीं-कहीं कोई ऐसा जगह होता है, जहाँ पे पर्यटन वर्ष भर आते रहते हैं, जिसमें गोवा का एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। गोवा बीच घूमने का समय नहीं है, मतलब समय नहीं होता जनरली, हमेशा लोग जाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौसम लगभग एक समान रहता है, बहुत गर्मी, बहुत ठंडी नहीं पड़ती है वहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पर्यटन की कितनी ज़्यादा विशेषताएँ हैं। 25 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला, ठीक है? उसके अलावा और क्या है? दुनिया की जीडीपी में 40% योगदान करता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन-कौन से कारक है जो मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन-कौन से कारक है जो जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं? पहला तो है माँग, डिमांड, सीधी-सी बात है, किसी भी सेक्टर के लिए डिमांड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई का टोटल खेल है। कितनी माँग है, जैसे अभी टमाटर का रेट बढ़ा हुआ है, तो टमाटर की का जो सप्लाई है यह कम है। टमाटर बाज़ार में कम अवेलेबल है, लेकिन टमाटर की डिमांड जो है यह ज़्यादा है। इसी वजह से टमाटर का रेट जो है इतना ज़्यादा है। अगर टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदावार होता, ख़ास करके ये इसको जो बारिश जो है ना, बाढ़ ये हार्म कर दिया हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में जो टमाटर की खेती होती थी, बारिश की वजह से बर्बाद हो गई और इसी कारण से टमाटर का रेट बढ़ गया। और भी फैक्टर है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर बाढ़ नहीं होता, बारिश नहीं होता और टमाटर की अच्छी पैदावार होती, तो हमें आपको टमाटर आज ₹40, ₹50, ₹60 किलो मिल जाता है, लेकिन अभी कितना मिल रहा है? 150 का, 200 का, 250 का केजी तक मिल रहा है, ठीक है? इसलिए डिमांड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार पर्यटन के लिए भी जो माँग है, यह एक फैक्टर है। अगर किसी जगह पे पर्यटन की माँग ही नहीं होगी, तो फिर पर्यटन वहाँ पे कैसे पनपेगा? जीवन स्तर में सुधार की वजह से, जो लाइफ़स्टाइल में सुधार हुआ है हम लोगों की वजह से, हम लोगों का तथा अवकाश के समय में जो गर्मी की छुट्टी मिलती है या कहीं-कहीं पे ऐसे ही जो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने पे छुट्टियाँ मिल जाती है, तो इससे क्या होता है, लोग खुद
खुद या फिर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ बाहर जाते हैं घूमने के लिए या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे उनको रुचि रहती है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट रहता है और इस वजह से जो होता है पर्यटन की माँग वहाँ पे बढ़ जाती है। दूसरा है परिवहन की सुविधा। जैसे-जैसे परिवहन की सुविधा आसान हुई है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, सड़क बना, रेल की पटरियाँ बनी, हवाई अड्डा बना। उसके बाद ये परिवहन की सुविधाएँ वहाँ पे दी गई, रेलवे ट्रैक बना तो रेल चला, रोड बना तो फिर वहाँ पे बस और कार चलती है, टैक्सी चलती है, हवाई अड्डा बना तो वहाँ पे हवाई जहाज़ चलते हैं और इस वजह से क्या हुआ है कि पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। अगर आपको यूरोप घूमना है तो आप हवाई जहाज़ से चंद घंटों में पहुँच सकते हैं। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं और दक्षिण भारत जाना है तो एक तो हवाई जहाज़ भी माध्यम है और दूसरा ट्रेन भी माध्यम है, आप आसानी से जा सकते हैं। इसलिए परिवहन की सुविधा भी पर्यटन की डिमांड को प्रभावित करती है, पर्यटन को प्रभावित करती है। इसकी वजह से जो दुर्गम स्थल होते हैं या मनोरंजन के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं, यानी कि पहले जहाँ पे एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल था, पहले जहाँ पे जाना इम्पॉसिबल था, अब जो है परिवहन आपको वहाँ पे ले जाएगा। धीरे-धीरे पटरियाँ बैठ रही है, रोड बन रहे हैं, हवाई अड्डा बन रहा है, ये सब मिलकर के पर्यटन को आसान बना देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, जो कौन-कौन से कारक है पर्यटन को आकर्षित करते हैं? हम या आप क्यों जाते हैं घूमने? सिंपल सी बात है। आकर्षित करने वाले कारक सिंपल सी बात है, हम और आप घूमने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं घूमने? जलवायु की वजह से, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो लोग कहाँ चले जाएँगे? शिमला चले जाएँगे, मनाली चले जाएँगे, कुल्लू चले जाएँगे, उत्तराखंड के और भी जगह है, हिमाचल प्रदेश में जगह है, जम्मू-कश्मीर है, यहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। उसके बाद भूदृश्य, बहुत सारे लोग हैं जिनको भूदृश्य काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे प्रकृति का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे झरना हो गया, पहाड़ हो गया, हिल स्टेशन हो गया, इस सब जगह पे लोग जाते हैं और अपना छुट्टियाँ बिताते हैं, समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद इतिहास तथा कला और संस्कृति, यानी कि जो लोग इतिहास से इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको इतिहास काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है, जो कला और संस्कृति किसी जगह की, किसी देश की आकर्षित करती है, वो लोग भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस जगह पे जाते हैं और उसके बाद है अर्थव्यवस्था, ठीक है? एक-एक करके आइए सबको समझते हैं, ठीक है? एक-एक करके आइए सबको समझते हैं पहले। ये जो है ना इतिहास तथा कला हो जाएगा, ठीक है? इतिहास तथा कला, संस्कृति यहाँ नहीं होगी और संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था, यानी कि किसी जगह की संस्कृति जो है, ये काफ़ी ज़्यादा लुभावनी होती है और लोग चले जाते हैं देखने के लिए। आइए थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं एक-एक करके। जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि गर्म क्षेत्र के लोग ठंडे क्षेत्रों में और ठंडे क्षेत्रों के लोग गर्म क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं। उसी तरह प्रकार से जो भू-दृश्य है, यह पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है, जैसे कि पर्वत हो गया, झील हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। हिल स्टेशन हो गया, हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ों पर जो घूमना होता है, इसको हिल स्टेशन कहते हैं, बेसिकली इतना सा है। उसके बाद इतिहास और कला में जो लोग रुचि रखते हैं, यह क्या करते हैं, जो प्राचीन तथा पुरातत्व महत्व के स्थान होते हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, किला हो गया, उसके बाद गिरजाघर हो गया, ये सब जगह पे घूमना पसंद करते हैं। किला, महल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, चर्च, ये सब यहाँ पर घूमना बहुत ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। उसके बाद चौथे कैटेगरी के अंतर वो लोग आते हैं, वो लोग लग आते हैं जो जाति एवं स्थानीय संस्कृति में रुचि रखते हैं। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, आपको संथाल संस्कृति जो झारखंड की वो अच्छी लगती है, उनका एक पर्व त्योहार होता है, तो जिस समय उनका एक पर्व त्योहार होगा, वह जाकर के घूमेंगे वहाँ पे। जैसे सपोज़ करते हैं कि बिहार में एक महापर्व होता है जिसको छठ कहा जाता है, तो भारत के अन्य राज्यों के लोग इसको देखने के लिए आते हैं क्योंकि उनको संस्कृति जो है लुभावनी लगती है और अच्छी लगती है। तो बिहार में जब छठ होगा तो लोग दूर-दराज के लोग देखने के लिए आते हैं। कभी-कभी बाहर जो जाते हैं हम लोग दोस्त बन जाते हैं हमारे, वो भी अपना इच्छा जताते हैं काश हम एक बार आपके यहाँ आकर के छठ देख पाते, तो हम लोग उनको आमंत्रित करते हैं। यानी कि उनकी जो रुचि है हमारी संस्कृति में है। इस प्रकार के जो सस्ते पर्यटन बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, ठीक है? मैंने इसका एक एग्ज़ाम्पल दिया। अब जैसे लोग आएँगे, जाएँगे संथाल जो वहाँ पे जनजाति है, उनकी जो संस्कृति है वो देखने के लिए, तो उसके आस-पास जो है अ, रहेंगे, फिर वही आस-पास के जो होटल का कमरा लेंगे, खाना खाएँगे, परिवहन होगा, तो इस सब से क्या होगा कि पर्यटन स्थल धीरे-धीरे विकसित होगा। यह एक व्यापार के रूप में भी विकसित हो रहा है और व्यापार के रूप में घरों में पर्यटकों को ठहराया जा रहा है। ख़ास करके गोवा का भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि गोवा में हेरिटेज होम का एक कांसेप्ट चला है कि गोवा में जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो अपने घरों को एक हेरिटेज होम्स में तब्दील कर चुके हैं, ताकि उससे
पैसा कमाया जा सके, ये भी एक प्रकार का अब व्यवसाय बनता जा रहा है। उसी प्रकार कर्नाटक में कुर्ग और मेडिकेर एक जगह है जहाँ पे इस हेरिटेज होम्स का कांसेप्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं बात करूँ हेरिटेज होम्स की, ठीक है? ये हेरिटेज होम्स है, इस तरह के हेरिटेज होम्स होते हैं। पहाड़ों का जो हिल स्टेशन होता है, कुछ इस तरह का होता है, जो किला होता है, ये इस तरह का होता है। यहाँ पे चर्च है, उसके बाद जो मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद जो आइकॉनिक जो 7 वंडर्स में एक आता है, 7 आश्चर्य में जो एक आता है ताजमहल, ये है। तो यहाँ पे लोग घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको घूमना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। घूमना किसे नहीं अच्छा लगता? अगर आपको मौका मिले घूमने का तो आप घूमने नहीं जाओगे क्या? मुझे मौका मिला है तो मैं नहीं जाऊँगा क्या? सबको अच्छा लगता है, सब लोग घूमना चाहते हैं, सब लोग अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सब लोग अपनी लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, तो हमें आपको घूमना चाहिए, ताकि हमें भी समझ आए कि दुनिया के और हिस्सों में लोग कैसे रहते हैं, उनका लाइफ़स्टाइल कैसा है, बोलचाल कैसा है, पहनावा-ओढ़ावा कैसा है, सब हमें जानना चाहिए एक इंसान होने के नाते। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन होता है जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है, तो सामान्य अर्थों में इसे ही चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। लोग जो है अब जो है चिकित्सा के लिए दूसरे-दूसरे देश जाने लगे हैं और ये आश्चर्य रूप से जो विकसित देश है, जो यूरोपीय कंट्री है, जो अमेरिकन कंट्री है, वहाँ से लोग भारत आते हैं अपना चिकित्सा कर अपना अपना क्या जाँच करवाने के लिए, अपना मेडिकल पर्सपेक्टिव से कि यहाँ पे क्या होता है, जाँच जो है सस्ती मिलती है, विश्व स्तरीय सुविधाएँ हमारे यहाँ है, नो डाउट। हमारे यहाँ महानगर है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया और भी बहुत बड़े-बड़े शहर है, बेंगलुरु है, गोवा है, उसके बाद बहुत बड़े-बड़े शहर हैं जहाँ पे अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है और इसीलिए 2005 में क्या हुआ, 2005 का ही डाटा अभी तक अपलोड हुआ है या अपडेट है। 2005 में अमेरिका से लगभग 55,000 पेशेंट भारत आए थे, भारत में इलाज करवाने के लिए, ठीक है? और धीरे-धीरे यह पर्यटन के रूप में डेवलप हो रहा है। मान लीजिए वहाँ से लोग आएँगे तो फिर होटल में रहेंगे, सिंपल सी बात है, खाना खाएँगे, जाने-आने के लिए ट्रैवलिंग की सुविधा होगी, तो धीरे-धीरे यह भी एक पर्यटन के रूप में डेवलप हो रहा है। भारत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है क्योंकि यहाँ की चिकित्सा सुविधाएँ विश्व के धनी नहीं धनी एवं विकसित देशों की तुलना में जो है सस्ती होती है यहाँ पे। ठीक है? तो आई होप आपको चिकित्सा पर्यटन भी अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में हम लोग देखेंगे कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है? यह ज्ञान आधारित सेवाएँ हैं। ज्ञान आधारित सेवाएँ देखिए, सबसे पहले सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 3 क्रियाकलाप आते हैं, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। उसके बाद जो चतुर्थ क्रियाकलाप है और जो पंचम क्रियाकलाप है, यह ज्ञान आधारित सेवाएँ हैं। इसमें किसी तरह का फिज़िकल वर्क नहीं होता है, यह ज्ञान आधारित है, मानसिक श्रम है, ठीक है? ये ज्ञान आधारित अप्रत्यक्ष सेवाएँ हैं। यह सूचना और अनुसंधान एवं विकास पर आधारित रहता है, यानी कि जो हम आप जो सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, अनुसंधान यानी कि जो रिसर्च होता है और डेवलपमेंट के काम होते हैं, उस पे जनरली ये फ़ोकस होता है और विकसित देशों के 50% से भी अधिक लोग इस क्षेत्र में या यूँ कहें कि चतुर्थ क्रियाकलाप में सम्मिलित है या चतुर्थ क्रियाकलाप में जो भी काम होता है, वो काम करते हैं। अगर बात करें कौन-कौन से क्षेत्र आ जाएँगे इसके अंदर, जैसे कार्यालय भवन होता है, ठीक है? जहाँ पे काम किया जाता है, शिक्षण संस्थान होता है, जहाँ पे पढ़ाई होती है, अस्पताल व डॉक्टर के कार्यालय होते हैं। उसके बाद थिएटर हो गया, थिएटर ये वाला नहीं जो कहीं मेला में लग जाता है, वो वाला थिएटर नहीं होता है, ठीक है? वो मत समझिएगा। उसके बाद लेखाकारी और दलाली की फर्मों में जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो खास करके मानसिक कार्य करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं, वह सभी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको चतुर्थ क्रियाकलाप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पंचम क्रियाकलाप के बारे में देखते हैं। पंचम क्रियाकलाप क्या होता है कि उच्च स्तर निर्णय लेने, ठीक है? उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले लोग, 2 ध्यान रखिएगा कि जो लोग उच्च स्तर का निर्णय ले सकते हैं, काफ़ी हाई लेवल का जो बड़े-बड़े पोस्ट पे होते हैं, बड़े-बड़े ओहदे पर होते हैं, उनके बारे में किया जाता है। जैसे कंपनी में सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, जैसे कंपनी में सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जैसे कंपनी में मैनेजर होता है। ये सब बड़े-बड़े निर्णय लेते हैं, ये सब नीतियों का निर्माण करते हैं, ये लोग
सेवा क्षेत्र के पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और इस क्षेत्र में इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, इनको स्वर्ण कॉलर जॉब कहा जाता है, गोल्डन कॉलर जॉब कहा जाता है। यह व्यवसाय जो है तृतीयक सेक्टर का एक उपभाग है। तृतीयक सेक्टर में जो काम होते हैं उसी का एक उन्नत उन्नत जो कह सकते हैं, उन्नत प्रसंस्करण, जो उन्नत इसका वर्जन कह सकते हैं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन ये हो जाएगा पंचम क्रियाकलाप, जिसमें जो है विशेषज्ञ, किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, ठीक है, जैसे रक्षा विशेषज्ञ हो गया, उसके बाद राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए, ये सब विशेषज्ञ हो गए, निर्णयकर्ता, यानी कि जो डिसीजन लेते हैं, जैसे आपके निर्णयकर्ता अगर आस-पास देखेंगे ना, जो डीएम होता है वो भी एक निर्णयकर्ता रहता है, जो अधिकारी होता है, जो एसपी होता है, जो जज होते हैं, ये सब क्या होते हैं? निर्णयकर्ता होते हैं। उसके बाद परामर्शदाता, जैसे कि वकील ले लेते हैं इसमें, नीति निर्धारक जो नीतियों का निर्माण करते हैं, सरकारें हो गई, ठीक है? ये सभी लोग किसमें शामिल होते हैं? पंचम क्रियाकलाप में शामिल होते हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं ज़्यादा है। ज़ाहिर-सी बात है, जो डिसीज़न बनाया जाएगा, जो डिसीज़न लिया जाएगा, एक डीएम अगर डिसीज़न लेगा, निर्णय लेगा, तो उस ज़िले में लगभग 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितनी भी जनसंख्या होगी, उस सभी पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए इनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आई होप आपको ये भी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी से मैं इतना बोल रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा कि सेशन कैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग बाह्य स्रोतन या जिसको इंग्लिश में आउटसोर्सिंग देखेंगे, इसके अलावा अपतरण या ऑफशोरिंग भी हम लोग देखेंगे। शायद कुछ एक पिक है जो छिप रहा होगा, अभी जस्ट डिस्कस करते हैं इस पे। अपने ही देश में किसी बाहरी एजेंसी को, मान लीजिए भारत है, भारत किसी बाहरी एजेंसी को ठेके पर काम दे देगा। पुल का निर्माण करना होता है, सड़क का निर्माण करना होता है, एयरपोर्ट बनाना होता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती है ये सरकार को बनानी होती है, तो सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती उसमें। सरकार क्या करती है, बाहरी एजेंसी को ठेका दे देती है, हाँ, उसके कुछ नियम होते हैं कि आप इस नियम के तहत बनाएँगे, ये रिक्वायरमेंट है हमें, आप हमें पुल बनाकर दीजिए, आप हमें सड़क बना कर के दीजिए। तो ठेके पर काम देना क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग कहलाता है। इसमें किस प्रकार के कार्य आते हैं, सो समझिए। सूचना प्रौद्योगिकी, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, भारत में आज बड़े-बड़े जो है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं। विप्रो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस का नाम आपने सुना होगा, महिंद्रा टेक्निकल का नाम सुना होगा आपने, ठीक है? महिंद्रा टेक बोलते हैं उसको। उसके बाद विप्रो का नाम आपने सुना होगा, इन्फोसिस का नाम सुना होगा। ये सभी क्या हैं? सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी है। ये सभी सॉफ्टवेयर बनाते हैं किनके लिए? जो बाहर बैठे लोग हैं, जैसे अमेरिका में जो लोग बैठे होंगे, अमेरिका में कोई कंपनी है या लोग हैं, यूरोप में कोई कंपनी है या लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, अफ्रीका में, इस सब के लिए क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। मानव संसाधन हो गया, ठीक है? ये आ जाता है, ग्राहक सेवा जब हम लोग कॉल करते हैं, ये भी इसी में आएगा। उसके बाद अभियांत्रिकी, ठीक है? उसके बाद विनिर्माण, ये सभी कार्य जो है किसमें? बाह्य स्रोतन के अंतर्गत या आउटसोर्सिंग के अंतर्गत आएँगे। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो दक्षता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसमें सुधार लाना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना और लागत को कम करना। कैसे लागत को कम किया जाएगा? मान लीजिए अमेरिका में कोई कंपनी है, ठीक है? वह काम करवाना चाहती है, सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है। तो उस सॉफ्टवेयर का दाम अमेरिका में 1 लाख रुपए होगा, अगर अमेरिका में 1 लाख रुपए होगा, तो इसकी पूरी संभावना है उस सॉफ्टवेयर को इंडिया में 20,000 में बना दिया जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को इंडिया में 20,000 में बना दिया जाएगा। तो बताइए जो अमेरिकी कंपनी है, वह सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन या डेवलप अमेरिका में क्यों करवाएगी? वह इंडिया में क्यों नहीं करवाएगी? ठीक है? तो लागत का घटना इसे ही कहते हैं। उसके बाद किस क्षेत्रों में यह ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रचलित है, जहाँ सस्ता व कुशल क्रम मिल जाता है, यानी कि जो श्रम जो है ये सस्ता मिल जाएगा, इंडिया में हो गया, अफ्रीका में हो गया, यहाँ सब सस्ता श्रम मिल जाता है, खास करके पूर्वी यूरोप के देशों में भी, ठीक है? सस्ता और कुशल क्रम यानी कहने का अर्थ है इंग्लिश बहुत अच्छे से वो लोग जानते होंगे, अपने कामों में माहिर होंगे तो और दूसरे देशों की अपेक्षा जैसे अमेरिका में उसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा, वही सॉफ्टवेयर इसकी पूरी संभावना है कि इंडिया में 20,000 में बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे सस्ता और कुशल श्रम होगा, वहाँ पे उस क्षेत्र में होगा। लाभ क्या होता है इससे? रोज़गार में वृद्धि होती है।
अमेरिका की कंपनी इंडिया में सॉफ्टवेयर बनवा रही है, तो इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होंगे या इंडिया में सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनियां होगी, उसमें रोजगार ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि अमेरिका के जो स्थानीय लोग हैं, ये कहीं न कहीं इसका विरोध करेंगे क्योंकि इससे उनका रोजगार छिन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अवतरण देख लेते हैं, जो बाह्य स्रोतन है, यानी कि जो ठेका पर जो काम दिया जाता है, इसमें यह कार्य जो है दूसरे देशों में करवाया जाता है, समुद्र पार करवाया जाता है। इसको ही अवतरण या ऑफशोरिंग कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बीपीओ का एग्ज़ाम्पल है, कॉल सेंटर ये है, केपीओ का एग्ज़ाम्पल है, यानी कि नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर और बीपीओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक टॉपिक हमारा और बचता है, अंकीय विभाजन। क्या है टॉपिक हमारा? अंकीय विभाजन। कोई देश, कोई भी देश, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोप के कंट्री, फ्रांस, इंग्लैंड, कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश, कितनी जल्दी अपने नागरिकों को, जैसे भारत कितनी जल्दी अपने नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक, यानी कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक जो है, सिंपल सी बात करें, सूचनाओं को कितना जल्दी पहुंचा सकता है और उसके लाभ जो है उपलब्ध करवा सकता है। जो विकसित देश हैं, ठीक है, जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सब विकसित देश है। इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यह सामान्य रूप से इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जबकि विकासशील देश बहुत पीछे रह गए हैं उनकी तुलना में। और इसी को अंकीय विभाजन कहा गया या अंकीय विभाजक कहा गया, क्योंकि जो जो सूचनाओं का प्रोसेस है, यह कहीं न कहीं विकसित देशों में जल्दी हो जाता है, अपने लोगों तक वो लोग सूचनाओं को ज़्यादा जल्दी पहुँचा देते हैं, लेकिन वहीं विकासशील देशों में यह कहीं बाद में होता है या धीरे होता है। इसी को अंकीय विभाजन कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, ये पढ़ेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट तो ज़रूर करना है। कमेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि देख करके छोड़ देना, कमेंट ज़रूर करना है सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।